नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं यूपी के बारे में थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दो जगह ऐसी खाली हो गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एक तो आजम खान की है रामपुर, और दूसरी क्या बोलते हैं उसको, मुलायम सिंह यादव की है। मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया कुछ हफ्ते पहले, और उनकी जगह जो खाली हो गई है लोकसभा की, वहाँ फिर से चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी वहाँ से लड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है आजकल, अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ से खड़ा कर दिया। डिम्पल यादव पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। इसके पहले उन्होंने, मेरा ख्याल है, कम से कम 2 बार तो चुनाव जीता था, और आराम से जीता था, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब से 2014 और मोदी की लहर शुरू हो गई, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते समाजवादी पार्टी का सुपड़ा यूपी में साफ हो गया। बची कुछ है, लेकिन आज तो सबसे बड़ी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। कन्नौज में पिछले लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। और उसी वक्त मुलायम सिंह मैनपुरी से जीते थे। ये मैनपुरी, इटावा वगैरह जो चुनाव क्षेत्र है, उसमें मुलायम सिंह का बड़ा प्रभाव रहा है। तो मुलायम सिंह के देहांत के कारण जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। कारण ये मुलायम सिंह की जगह है, और उनके ही भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, इन दोनों में बनती नहीं। और इसी कारण से ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी ऐसा होने की बजाय ये घर का मामला हो चुका है। और इसका कारण एक बताया जाता है कि समाजवादी बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, वो असलियत में बीजेपी में बाद में आया हुआ है, ओरिजिनल बीजेपी वाला नहीं है, बल्कि जिसको शिवपाल यादव का चेला कहा जाता है। यानी जो शिवपाल यादव के साथ काम करने वाले एक कार्यकर्ता थे, वो आगे चलकर बीजेपी में चले गए। तो उनको अगर खड़ा कर दिया तो शिवपाल यादव अपने आप मार्जिनलाइज हो जाते हैं। ऐसी कोई रणनीति बीजेपी या मोदी शाह ने तय की है, और इसी तहत उन्होंने शिवपाल यादव का चेला खड़ा कर दिया। अब देखिए, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में तो है नहीं। वो खुद तो समाजवादी पार्टी के ही क्या बोलते हैं उसको, एमएलए विधायक है, लेकिन उनकी अपनी एक प्रजातंत्र समाजवादी पार्टी अलग से है। और शायद वो मन से चाहते थे कि अपने बड़े भैया की जो सीट है वहाँ से उनको ही लड़ाया जाए, लेकिन ये तो दिखता है ऐसा कि इनको मंजूर नहीं है। अब देखिए, दूसरी बात है, ये तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई। दूसरी पार्टी अगर सीनियरिटी से और ताकत से देखे तो तीसरी पार्टी यूपी में मायावती, बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन एक बात है, बहुजन समाज पार्टी इतने सालों से, हम 3 दशकों से देख रहे, वो उपचुनाव नहीं लड़ते। मायावती ने जब से बसपा का नेतृत्व संभाला है, लीडरशिप हाथ में ले लिए, उसके बाद उन्होंने एक बात तय की कि वो बाई इलेक्शंस, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसी कारण से इस चुनाव में बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं। एक तो ये है, और दूसरा रामपुर में जो आजम खान की जो सीट थी, वो उनका चुनाव रद्द होने के कारण, खारिज होने के कारण, वहाँ से भी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है।
वैसे ही मेरा ख्याल है मुजफ्फरपुर में खतौली करके कोई चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से भी चुनाव हो रहा है, लेकिन गठबंधन होने के कारण वहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि जो क्या बोलते हैं उनको, चौधरी चरण सिंह के पोते या जो कोई है वो लड़ रहे हैं, आरएलडी से लड़ रहे, जयंत चौधरी के कोई कैंडिडेट लड़ रहे। तो ये 3 उपचुनाव यूपी में बहुत बड़ा बदलाव शायद ला सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसका कारण ये कि मायावती तो पिछले चुनाव में ही खत्म हो चुकी है। उन्होंने लोकसभा में 2019 के पहले गठबंधन बनाया था अखिलेश के साथ, और उसका फायदा मायावती को ज़्यादा मिला क्योंकि उनके 10 एमपी लोकसभा में आज भी बैठे, और समाजवादी पार्टी के 2014 में 5 थे, आज भी 5 है, और 5 में से 2 तो घट गए। खुद अखिलेश विधानसभा के लिए लड़े और जीते, तो उन्होंने लोकसभा छोड़ दी। दूसरे थे आजम खान, तो आजम खान ने भी अपनी सीट छोड़ दी है। तो इसलिए जो 5 बचे थे उनमें से 2 एमपी समाजवादी पार्टी ने गंवाई है, और मुलायम यादव की देहांत से और एक सीट खाली हो गई। अगर वो सीट अगर जीत नहीं पाएंगे तो समाजवादी पार्टी लोकसभा में मानो 2 या 3 एमपी तक बच जाएगी। लेकिन बात समाजवादी पार्टी की नहीं, उससे भी बड़ी बात मायावती के लिए है, क्योंकि आपको याद है लोकसभा में, असल में लोकसभा का जो उपचुनाव 2 हुए थे, 2 या 3 हुए थे 2019 के पहले, आदित्यनाथ के गोरखपुर, फिर केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर, और मेरठ के आसपास कोई मुजफ्फरनगर या कोई आरएलडी ने लड़ी थी। तो वो तीनों सीट पर बीजेपी हारी थी, और इसलिए उस उपचुनाव में अचानक से मायावती ने समाजवादी उम्मीदवार का समर्थन किया था, और वो दोनों जीतने के बाद 2019 के लिए सपा और बसपा इकट्ठा हो गए, साथ आ गए, और उन्होंने महागठबंधन बनाया। और उसका फायदा मायावती को मिला, जिनके 2014 में एक भी एमपी लोकसभा में चुनकर नहीं आया था, तो 19 में मायावती के 10 एमपी चुनकर आए, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन वो तो मायावती की आदत है, जिसके साथ दोस्ती करेगी, कुछ समय बाद अपना फायदा होने के बाद वो दोस्ती तोड़ देती है। तो इसी तरह से जो महागठबंधन 2019 के पहले 3 उपचुनाव में हुआ था, वो तोड़कर लोकसभा 2019 के बाद मायावती ने अखिलेश के साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया, और 2022 के इसी साल के फरवरी मार्च में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो मायावती ने अकेले दम पर लड़ा था, लेकिन इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उनकी पार्टी का सिर्फ एक एमएलए यूपी के विधानसभा में बचा है। अब मानेंगे नहीं, लेकिन 15 साल पहले 2007 में यही मायावती और उनकी ही बीएसपी बसपा इसी विधानसभा में अपने अकेले दम पर मेजॉरिटी चुनकर लाई थी। कुछ 212 वगैरह एमएलए उनके आए थे, विधायक आए थे, और आज सिर्फ उसमें से एक बचा है। तो क्यों बचा है? अजीब बात यह है कि ये जो राजनेता होते, मेरे समझ में नहीं आता कि हार से कुछ सीखना चाहिए। हार होती है तो होती है, नुकसान तो हो गया, लेकिन कल नुकसान हुआ, आज नुकसान हुआ, परसों नुकसान हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो सोचना ज़रूरी होता है। राजनीति में तो बिल्कुल ज़रूरी होता है कि क्या गलती हो गई थी कि हम इतनी बुरी तरह से इतने सीटों पर हार गए। ये अगर सोचे, ये गलतियां दूर करे या दुरुस्त करे, तो अगले चुनाव में नुकसान कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे राजनेता है, मेरा ख्याल है कि बीजेपी छोड़कर कोई भी शायद एक दल ऐसा निकलेगा कि जो अपने गलती के परिणाम से सीखता है।
बीजेपी बिल्कुल सीखती है। बीजेपी एक चुनाव के बाद जीतो या हारो, यहाँ जीते क्यों या हम हारे क्यों, ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक एक चुनाव क्षेत्र का अभ्यास करती है, उस पर आत्मपरीक्षण करती है, ढूंढ निकालती है कि क्या गलती हुई, कैसे गलती हुई, ये गलती कैसे सुधारी जा सकती है, और उसके आधार पर अगले चुनाव की तैयारी बीजेपी करती है और जीतने के बाद भी करती है। देखिए 2014 का चुनाव जीतने के बाद अमित शाह ने जब पार्टी के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने देश में सबसे बड़ी पार्टी बनने की सोची और पंचायत टू पार्लियामेंट ऐसी घोषणा दी थी। हर विधानसभा चुनाव जी जान लगा कर लड़ेंगे, उसके लिए पार्टी का संगठन बढ़ाए, मेंबरशिप बढ़ाए, ऐसे बहुत अभियान चलाए। और 5 साल बाद जब फिर से लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी ने सब लोगों के, विश्लेषकों के, एनालिस्ट के जो अंदाज थे वो ध्वस्त करते हुए 20 सीटें ज़्यादा लोकसभा में लाई। इसका कारण ये था कि गलती नहीं भी हुई है, फिर जहाँ जहाँ हारे हैं, मेजॉरिटी तो मिली बीजेपी को 2014 में, पहली बार मिली, फिर भी जो सीटें कम वोटों से हारे थे उसमें क्यों हारे थे, ये सोचा, ये समझा, उसका आत्मपरीक्षण किया, तो उसका फायदा 2019 में मिला। आज हम एक सुनने में आता है कि बीजेपी 144 सीटों पर अपनी नज़र गड़ाए बैठी है। तो ये 144 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी ने हार देखी है 2019 में, लेकिन कम फर्क से या थोड़े बहुत फर्क से ये सीटें हारी है। ऐसे 144 सीटें, ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि यहाँ हम कितनी ताकत लगाते, क्या करते तो वो भी सीट हमें मिल जाती। इसका अभ्यास जो है वो बीजेपी कर लेती है। और अजीब बात देखिए कि 2014 में मायावती हार गई तो उसके बाद विधानसभा में भी उनकी बुरी हालत हो गई थी, फिर भी उन्होंने अभ्यास नहीं किया, उल्टा जल्दी से कुछ फायदा हो इसलिए उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन किया, 10 एमपी चुनकर लाए और फिर गठबंधन तोड़ दिया। यानी दूरदृष्टि से अपनी पार्टी का भविष्य सोचकर, फायदा और जो नुकसान है वो सोचकर अगर हम राजनीति करेंगे तो ही हम इस स्पर्धा में, कंपटीशन में सर्वाइव हो सकते हैं, टिक सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बीजेपी छोड़कर इस ढंग से कोई भी नहीं सोचता, शायद ही कोई पार्टी सोचती होगी आज की तारीख में। और इसलिए यूपी की राजनीति हम देखें तो ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है, उपसभा पर उपचुनाव, फिर भी अगर उनके वोट अपने आप समाजवादी पार्टी के तरफ पोलराइज हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि मायावती की पार्टी यूपी में मानो ख़त्म हो गई। जो प्रादेशिक पार्टियां होती है, रीजनल पार्टियां होती है, उनको अपने बलबूते पर कुछ वोट दिखाना ज़रूरी होते हैं। और जो 2007 में मायावती ने 28-29% वोट से मेजॉरिटी लाई थी, वो पार्टी अब 10% से भी नीचे चली गई है। सीटें कितनी आती हैं छोड़ दो, लेकिन आज भी मायावती के पास 10% के आसपास अगर वोट है तो वो बढ़ाएंगे कैसे, ये सोचना ज़रूरी है। पिछले मार्च महीने में जो यूपी का फरवरी मार्च जो चुनाव हुआ था तो उसमें बीएसपी की हालत इतनी बुरी क्यों हुई, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है कि एक एक करके मायावती जिस ढंग से लीडरशिप करती है, उनके बहुत सारे लीडर उनको छोड़कर निकल गए, कुछ समाजवादी पार्टी में गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में वगैरह चले गए। तो क्यों गए? इसका एक कारण ये है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने 2017 में बीजेपी में शामिल होते हुए ओपनली बोला था कि बहन जी टिकट बेचती है, टिकट बेचती है, तो जब आप टिकट बेचते हो तो उसका फायदा
अपने को आपको उस वक्त मिलता है, लेकिन जब आपका टिकट खरीद कर चुनकर आने वाला है उसको पता चलता है कि अगर इसी ढंग की कोई दूसरी पार्टी हो तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, चुनाव जीतने की आसानी हो जाएगी। इसलिए एक बात है कि अगर मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाती है मुलायम जाने के बाद भी, तो अखिलेश का रुतबा बढ़ेगा और उसका फ़ायदा उनको अगले कुछ चुनाव में मिलेगा। जो 2 साल बाद 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वहाँ मायावती का जो बचा कुचा वोट शेयर है उसमें से भी कुछ टूटकर अखिलेश के पास आ सकता है। इसलिए ये उपचुनाव में मायावती का कोई कैंडिडेट नहीं है, वो उपचुनाव नहीं लड़ती बीएसपी। फिर भी जो परसेंटेज अखिलेश के पास समाजवादी पार्टी के पास आएगा, और इतनी शिवपाल जैसा चाचा ताकत लगाकर मन लगाकर काम नहीं कर रहा है। बीजेपी ने शिवपाल का ही चेला लाकर मैनपुर में खड़ा किया है। आजम खान जहाँ से उनको खारिज कर दिया, वहाँ का उपचुनाव है, वहाँ भी मुस्लिम बहुल होने के बावजूद अगर बीजेपी जीतती है या समझो समाजवादी पार्टी वो सीट रिटेन भी करती है, तो भी नुकसान बीजेपी का नहीं है, क्योंकि ये सीटें बीजेपी की थी नहीं। लेकिन वो सब बीजेपी के साथ लड़ते हुए अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो ऐसे चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलने वाले हैं उसमें उनका हिस्सा कितना है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीएसपी का कितना वोट शेयर समाजवादी पार्टी के पास जाता है, उस पर मायावती का भविष्य तय होने वाला है। अगर इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसके बावजूद अगर अखिलेश के उम्मीदवार जीत जाते हैं, खतौली हो, रामपुर हो या मैनपुरी में, तो बीजेपी का नुकसान नहीं होगा। उसका नुकसान मायावती, बहन मायावती को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर गए वो वापस नहीं आते। और जिस ढंग से मायावती टिकट बेचती है, ऐसा अपप्रचार हुआ है या सच्चा प्रचार है, जो कुछ है, उससे भी उनकी जो इज्जत है वो कम हो गई है। दलित वोटर्स में भी मायावती का जो करिश्मा था वो घट गया है। इसलिए अगला चुनाव होने तक, यानी 2024 तक, मायावती की पार्टी या मायावती का राजकीय भविष्य कितना बचा है, कितना बाकी है, ये शायद मुझे लगता है इस उपचुनाव में तय होगा। दोस्तों, मेरी जो समझ है, मेरा जो आकलन है वो आपको बताया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।